Hello everyone. Thank you everyone for showing your love on my last video wherein I posted your scientist B exam conducted by ICMR. So now I thought that since that you have shown so much love on that video, तो मैं एक दूसरी वीडियो बनाता हूँ जिसमें I'll be discussing your BCIL पेपर. BCIL बेसिकली आपको पता है सब लोगों को, it is a government organization which provides industrial training for बायोटेक ग्रेजुएट्स एंड अंडर ग्रेजुएट्स. उसका एक एग्ज़ाम होता है BCIL का, और या उसको हम BITP भी आजकल बोल रहे हैं. तो उसके एग्ज़ाम की जो अभी डेट बची हुई है फॉर्म भरने के लिए, मेरे ख्याल से डेट है उसकी 3 दिसंबर. अभी भी फॉर्म भरने की डेट बची है, और जो एडमिट कार्ड उसका इशू होना है वो 18 दिसंबर को इशू होना है. उसके बाद जो टेस्ट होना है आपका 3 जनवरी को 2021. में तो एग्ज़ाम मेरे ख्याल से हुआ नहीं इसका. 19 में हुआ था, 2019 में हुआ था, और उसके बाद 2021 में हो रहा है. तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आई हैव compiled the last year paper of 2019, और आई विल ट्राई टू सॉल्व एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें मुझे कन्फ्यूजन है, सो मैंने उनके आंसर किया ही नहीं है, सो दैट किसी को गलत इन्फॉर्मेशन कन्वे ना हो जाए. क्वेश्चन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आई विल बी पुटिंग दिस वीडियो इन सम पार्ट्स, और सपोज 2 or 3 पार्ट्स विल बी देयर, बिकॉज क्वेश्चन पेपर में 200 क्वेश्चंस थे. तो 200 क्वेश्चंस एक बार में सॉल्व करना एक ही वीडियो में तो लगभग 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी. तो मैं क्या करूँगा कि 30 मिनट्स या 35 मिनट्स की एक वीडियो बना के मैं डालता रहूँगा. तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से और पार्ट ए से. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेजर डिफरेंस बिटवीन हार्मोन्स दैट हैव इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स एंड दोज दैट हैव सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स इन दैट फॉर्मली इज यूजुअली. ये पूछ रहा है कि जो हॉर्मोन्स, दो चीज़ों की बात कर रहा है कि हॉर्मोन्स जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं और हॉर्मोन्स जो सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं, उनमें फ़र्क क्या है. वो ये बोल रहा है कि हार्मोन जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स पे काम करते हैं वो कौन से हैं, या तो हाइड्रोफोबिक हैं, चार्ज हैं, हाइड्रोफिलिक हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड है. तो ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए. ये जो आपके हार्मोन्स होते हैं जो इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के थ्रू काम करते हैं, दे आर बेसिकली हाइड्रोफोबिक. आगे चलते हैं. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एलर्जी हैज़ बीन एडवाइज्ड टू टेक एंटीहिस्टामिन ड्रग्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल प्रोसेस इज मोस्ट लाइकली टू बी द रीजन फॉर द एलर्जी. इस क्वेश्चन का मुझे एक कंफर्म आंसर मुझे नहीं मिला. मैंने बहुत ढूंढा गूगल पे भी, बुक्स में मैंने बहुत ढूंढा, बट आई कैन नॉट फाइंड अ प्रॉपर आंसर जो इन चारों ऑप्शन से मैच करता हो. तो मैंने ये क्वेश्चन अभी अटैम्प्ट नहीं किया, इसका आंसर मैं देना नहीं चाह रहा हूँ. मैं अभी और ढूंढूंगा, या आपको किसी को पता हो कि तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इसका आंसर क्या है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर एन एनहांसर एलिमेंट. अब एनहांसर एलिमेंट्स कौन से होते हैं. एनहांसर एलिमेंट आप लोगों को पता होगा कि ये अगर आपका ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन का कोई भी प्रोसेस चल रहा है तो उसमें आपका प्रोमोटर रीजन होता है, एक रेगुलेटर रीजन होता है, एक एनहांसर रीजन होता है. तो ये इन सब का अलग अलग फंक्शन है. अब इसमें से पूछ रहे हैं एनहांसर का के बारे में बात करें, जो एनहांसर एलिमेंट है. अभी पहला क्वेश्चन क्या ऑप्शन क्या दे रहे हैं, इट कैन बी डाउन स्ट्रीम ऑफ द जीन इट रेगुलेट्स. ये सही है. ये आपको ध्यान होना चाहिए एनहांसर की बात, कि एनहांसर जो है फंक्शन क्या है, एनहांसर नाम से पता चला कि वो आपके जो भी प्रोसेस जिसके लिए वो काम कर रहा है उसको एनहांस करेगा, वो उसको डिमिनिश नहीं करेगा, उसको एनहांस करेगा. और जो इंपॉर्टेंट बात है एनहांसर के बारे में वो ये है कि वो जिस जीन को पर्टिकुलर टारगेट कर रहा है वो उससे अपस्ट्रीम भी हो सकता है और उससे डाउनस्ट्रीम भी हो सकता है. और उसमें एक खास बात एनहांसर के बारे में और है कि वो, मान लीजिए आप, ज़रूरी नहीं है कि जो जिस जीन के लिए वो काम कर रहा है वो उसकी विसिनिटी में ही हो. अगर आपको जिस जीन के लिए वो काम कर रहा है वो उससे काफ़ी दूर भी है तो भी एनहांसर आपका काम करता है. तो यही ऑप्शन हैं इसमें. देखिए डाउन स्ट्रीम पूछ रहे हैं कि डाउन स्ट्रीम हो सकता है, ये सही है. इट कैन रेगुलेट अ नियर बाई जीन, ये नहीं हो सकता है इसमें, क्योंकि ये बोल रहा है कि इट कैन ओनली रेगुलेट अ नियर बाई जीन, जबकि ये जो दूर जीन्स हैं उनको भी रेगुलेट कर सकता है. इट कैन बी अपस्ट्रीम, ये सही है. इट कैन बी विद इन द इंट्रॉन ऑफ द जीन, ये भी सही है. तो इसमें गलत ऑप्शन आपका बी ऑप्शन है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है. उसके बाद आगे चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अलील इज़ नॉट ट्रू. अब अलील्स क्या है आपके, अलील्स आपकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन होती हैं. ये एक आपका जीन है तो इसी की ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, जैसे आपको पता होगा कि
मेंडल के कैरेक्टर जब हम स्टडी करते हैं, हाइट का ही एक है, एक लॉन्ग हो सकता है अगर हाइट का कैरेक्टर लेके चले, एक लॉन्ग हो सकता है, एक शॉर्ट हो सकता है। तो ये डिफरेंट अलील्स हैं। तो अब से ऑप्शंस क्या है, दे मे ऑक्यूपाई डिफरेंट लोसाई इन द सेम क्रोमोसोम और देयर मे बी सेवरल एट वन लोकस। ये तो बात सही है, क्योंकि एक ही लोकस पे एक से ज़्यादा अलील हो सकते हैं, तभी तो अलील बोलते हैं उनको। वन में भी डोमिनेंट ओवर अनदर, ये भी सही है कि एक आपका डोमिनेंट हो सकता है, एक आपका रिसेसिव हो सकता है। ये को डोमिनेंस भी शो कर सकते हैं, जैसे हम लोग मेंडल्स प्रिंसिपल में पढ़ते हैं कि को डोमिनेंस का फिनोमेना होता है। तो इसमें से ऑप्शन सिर्फ ए वाला ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि वो कह रहा है दे मे ऑक्यूपाई डिफरेंट लोसाई इन द सेम क्रोमोसोम, जबकि वो सेम लोसाई पर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है एलील ए इज डोमिनेंट ओवर एलील ए, यानी कि कैपिटल ए और स्मॉल ए की बात कर रहे हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए, एंड द रिजल्ट इज डार्क स्किन पिगमेंटेशन इन मेटिंग ए विद ए, यानी जब हम ए और ए की मीटिंग कराते हैं तो इसमें गैमेट्स देख लेते हैं क्या बनेंगे। पहले इसका ए बनेगा, इसका एक ए बनेगा, इसमें से एक ए बनेगा और इसमें से एक स्मॉल ए बनेगा। इफ 6 स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हैविंग डार्क पिगमेंट। अब डार्क पिगमेंट आप देख लीजिए किस में आएगा। डार्क पिगमेंट डोमिनेंट की वजह से डार्क पिगमेंट आ रहा है, तो डोमिनेंट जिसमें देख लीजिए डोमिनेंट किस में बनेगा, इनकी प्रोजेनी बना लेते हैं। इससे बनेगा ए, इससे बनेगा ए, इससे बनेगा ए और सॉरी ये नहीं आएगा, इसमें ये वाली लाइन आएगी, ये और ये स्मॉल ए, यानी कि 3 में आपका डार्क पिगमेंट आएगा, क्योंकि ए आपका डोमिनेंट है। तो अब देख लीजिए 3/4 जो भी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, 0.75 मैच कर रहा होगा, 0.75, तो आपका 0.75 इसका ऑप्शन हो गया। उसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बैक्टीरियल कल्चर ग्रोन इन ए मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सल्फर वुड इनकॉर्पोरेट द रेडियो लेबल इन अ टेट्रापेप्टाइड। अभी क्या कह रहा है कि आपने बैक्टीरियल कल्चर में रेडियो एक्टिव सल्फर ग्रो कराया है, सॉरी बैक्टीरियल कल्चर ग्रोन इन अ मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सल्फर, एक मीडियम में जिसमें आपने रेडियो एक्टिव सल्फर डाला हुआ है, उसमें आपने एक बैक्टीरिया ग्रो कराया है। तो ये पूछ रहा है कि वुड इनकॉर्पोरेट द रेडियो लेवल इन टेट्रापेप्टाइड। तो अभी जो आपका रेडियो एक्टिव सल्फर है वो टेट्रापेप्टाइड में कहाँ पर एंटर होगा। तो ये सब लोगों को पता होना चाहिए कि आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं उसमें से आपके 2 ही अमाइनो एसिड्स हैं जिसमें आपका जो सल्फर कंटेनिंग है, एक है आपका सिस्टीन और दूसरा है आपका सीरीन। तो जाहिर सी बात है जहाँ भी ये दोनों सल्फर कंटेनिंग होंगे तो यही कहीं से एब्जॉर्ब करके बैक्टीरिया इन्हीं अमाइनो एसिड के सिंथेसिस में काम आएंगे। तो जहाँ भी जिस भी पेप्टाइड में आपके देखेंगे सीरीन या सिस्टीन होगा, वो वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें दोनों होने चाहिए। अब देखिए पहले ही ऑप्शन में सीरीन और सिस्टीन दिख रहा है आपको, तो यानी कि यही ऑप्शन आपका सही है। बाकी में किसी में सीरीन सिस्टीन नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो यानी कि तीनों ऑप्शन गलत हो गए, आपका पहला ही ऑप्शन सही है। उसके बाद आगे चलते हैं। ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस गिवन बिलो द सीक्वेंस दैट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ हायर मेल्टिंग टेम्परेचर। अब आप मेल्टिंग टेम्परेचर का फॉर्मूला याद कर लीजिए। मेल्टिंग टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है 4G + C + 2A + T। ये कंटेंट है, यानी कि G कितनी बार प्रेजेंट है, C कितनी बार प्रेजेंट है, A कितनी बार प्रेजेंट है और T कितनी बार प्रेजेंट है। वैसे भी अगर आपको ये फॉर्मूला भी नहीं याद है तो आपको इसमें सिर्फ डायरेक्टली पूछा है कि हायर मेल्टिंग टेम्परेचर किस में होगा। तो जाहिर सी बात है जिसमें GC कंटेंट ज़्यादा होगा उसमें आपका मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा। लेकिन ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जब आपका अगर इन चारों ऑप्शन में से किसी ऑप्शन में किसी 2 या 3 ऑप्शन में आपका GC कंटेंट बराबर निकल जाए। जैसे आप देखने से पता चल रहा है फर्स्ट A और B C जो है वो तो कैंसिल हो गए क्योंकि इसमें A और T का कंटेंट ज़्यादा लग रहा है। B और D पे फोकस करते हैं। अब इसमें काउंट कर लेते हैं GC कंटेंट B में कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें आपका 14, इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें है आपका 13, यानी कि आपका ऑप्शन बी आपका ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करेक्ट हो जाना चाहिए। इसमें 14 है और इसमें 13 है। अगर बाई चांस इन दोनों में 14 निकल आता तो फिर हम देखते हैं कि इसमें A और T का कंटेंट किसमें कितना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पेप्टाइड ऑफ सीक्वेंस शेलर इज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लिस्ट द पॉसिबल फॉस्फोराइलेशन साइट इन द पेप्टाइड। अब इसमें देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट है, ये कह रहे हैं कि पेप्टाइड ऑफ सीक्वेंस या माइनस वाला सीक्वेंस दिया हुआ है इसमें SHELR। अब एक जो इसमें याद करने वाली बात है, ये जो रिमेंबर करने वाली बात ये है कि फॉस्फोराइलेशन की साइट पूछी जा रही है। तो फॉस्फोराइलेशन पता होना चाहिए, फॉस्फोराइलेशन कौन से साइट पे होता है, यानी कि कौन से अमाइनो एसिड फॉस्फोराइलेटेड होते हैं जब भी कोई फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है। तो जब भी फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है तो अमाइनो एसिड है सीरीन, थ्रियोनिन,
और टायरोसिन, इनकी साइड चेन पे ही हमेशा आपका फॉस्फोराइलेशन होता है। तो इसमें से अब आपको मैच करना है कि इसमें से कौन सा अमाइनो एसिड आपका प्रेजेंट है। अब क्योंकि यहाँ पर आपको सिंबल्स दिए हैं अमाइनो एसिड्स के, आपको नाम भी नहीं दिया हुआ, तो आपको डबल नॉलेज लगानी पड़ेगी इसमें। आपको एक तो सिंबल याद होने चाहिए अमाइनो एसिड के नाम के, और आपको ये भी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि कौन कौन से अमाइनो एसिड के साइड चेन पे आपका फॉस्फोराइलेशन होता है। तो जिसमें भी आप इनमें से कोई भी आपको मिल जाएगा तो आप उसमें ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ऑफ एन एंजाइम कैन बी रिड्यूस्ड बाई। अब ये कह रहा है कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है। पहले तो थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की। उसमें क्या होता है कि ये एक आपका एंजाइम है, तो इसकी एक्टिव साइट्स जो है उनके लिए आपका सबस्ट्रेट भी फाइट करता है और आपका जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो भी फाइट करता है। यानी कि एक एंजाइम की आपकी जो एक्टिव साइट्स हैं, ये मान लीजिए एक्टिव साइट है, ये मान लीजिए एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट है, तो इसी पे आपका जब इनहिबिटर और सबस्ट्रेट उसी सॉल्यूशन में है तो इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ फाइट करता है कि कौन इसकी एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा। तो अगर आप इस चीज़ को रिवर्स करना है तो या इस चीज़ को हटाना है तो आप कैसे हटा सकते हैं। या तो आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दीजिए, जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी ये इनहिबिटर की जो वैल्यू है वो अपने आप ही कम हो जाएगी क्योंकि ये दब जाएगा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से। तो यही इसका ऑप्शन करेक्ट भी है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम कैन बी रिड्यूस्ड बाई। अगर आप सबस्ट्रेट का अमाउंट रिड्यूस कर देंगे तो इनहिबिटर ज़्यादा बाइंड कर जाएगा। अब अगर आप डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एंजाइम कर दें, अगर आप एंजाइम का ये अमाउंट डिक्रीज कर देंगे तो बात तो वही रहेगी कि सबस्ट्रेट भी उतना ही बढ़ा है, इनहिबिटर भी उतना ही बढ़ा है, बल्कि एक्टिव साइट और कम हो गई, तो और ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। वो फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, डाइल्यूटिंग द रिएक्शन मिक्सचर। अगर आपने रिएक्शन मिक्सचर को डाइल्यूट कर दिया तो उससे फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ा, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन ओवरऑल कम हो गई है। या पहले अगर 10 ml में आपका एंजाइम था 10 नैनोग्राम या मिलीग्राम कुछ भी मान लीजिए, अगर ये था तो अब हो सकता है 100 ml में आपका 10 नैनोग्राम हो जाए। एंजाइम की एक्टिव साइट तो उतनी ही रहेंगी ना, और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन भी उतनी ही है और इनहिबिटर की कॉन्सेंट्रेशन भी उतनी ही रहेगी। ओवरऑल वो कम हो जाएगी अगर आप नॉर्मली बोलेंगे कि 10 ml में इतनी है, 100 ml में इतनी है, लेकिन जो एक्टिव साइट नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स है जिन पे आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को बाइंड करना है और इनहिबिटर के मॉलिक्यूल को बाइंड करना है वो उतनी ही रहेंगी। तो ये ऑप्शन भी काम नहीं करेगा। आप इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, इनहिबिटर की कॉन्सेंट्रेशन को खा जाएगा, ये इनहिबिटर का फंक्शनिंग कम कर देगा और इसी की वजह से आपका जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ बैक्टीरियल एमआरएनए इज द सेम एज। अब इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे शॉर्ट नहीं मिला तो मैं इस क्वेश्चन को भी स्किप कर रहा हूँ। आपको अगर पता है तो इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, स्टैटिन इनहिबिट्स बायोसिंथेसिस ऑफ। स्टैटिन्स बायोसिंथेसिस इनहिबिट करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। ये तो एक सिंपल रटने वाला क्वेश्चन था कि स्टैटिन्स, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे पेपर्स में थोड़े से रटने वाले आते हैं क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता स्टैटिन होता क्या है तो आप क्वेश्चन तो अटैम्प्ट ही नहीं कर सकते। सही ऑप्शन तो छोड़ दो लगाने के बाद, आप अटैम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको डर लगेगा आपने स्टैटिन नाम ही नहीं सुना, जैसे मैंने स्टैटिन का नाम नहीं सुना था, मैंने थोड़ा सर्च किया स्टैटिन के बारे में तो पहले सर्च गूगल सर्च पे निकल आया कि स्टैटिन आपका कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो ये थोड़ा सा आपको धीरे धीरे पढ़ता रहना पड़ेगा कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी किताबें पढ़नी है, एक बार किताबों कोर्स ख़त्म हो जाने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर लगाने शुरू करने हैं क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके किताबों से ही आते हैं, बट कभी कभी वो इन्फॉर्मेशन स्किप हो जाती है या हम सोचते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन पूछेगा इसे। तो ये क्वेश्चन आंसर जब आप लगाते रहते हैं तो उससे आपको एक आइडिया लगता रहता है कि हमें ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अ फीटस विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरियोटाइप विल नॉट सर्वाइव एट बर्थ। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये क्रोमोसोम का नंबर दिया हुआ है हमारे पास, तो हमारे पास मेल में आपके XY होता है, ये आपका मेल है, और XX आपका होता है फीमेल में। तो अगर आपको फीटस को सर्वाइव करना है तो इसमें आपको X क्रोमोसोम तो चाहिए ही चाहिए। फीटस विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरियोटाइप विल नॉट सर्वाइव, यानी कि इसमें जो आपका 45Y वाला जो ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन है सही, क्योंकि इसमें आपका X क्रोमोसोम नहीं है, यानी कि इसमें सिर्फ YY क्रोमोसोम बचा है। तो यानी कि आपको फीटस के डेवलपमेंट के लिए या उसको सर्वाइव करने के लिए X क्रोमोसोम आपको कंपलसरी चाहिए। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद आगे चलते हैं 13th क्वेश्चन पे, इफ अ सेल कैरीज 12 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जस्ट आफ्टर
21 pairs of chromosome just after completion of mitotic telophase, how many chromatids will there be in metaphase? मुझे इस क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर नहीं पता, बट मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से वो बताना चाहूँगा कि 21 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं, तो यानी कि आपके अब ये पूछ रहा है क्रोमेटिड्स, तो ऑटोमेटिकली 21 में आपके 42 क्रोमेटिड्स हो गए, यानी कि क्वेश्चन की शुरुआत में आपके पास 42 क्रोमेटिड्स हैं. इफ अ सेल कैरीज 21 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माइटोटिक टीलोफेज, हाउ मेनी क्रोमेटिड्स विल बी देयर इन योर मेटाफेज? मेरे हिसाब से तो इसमें आपके 42 ही रहने चाहिए. करेक्ट ऑप्शन अगर आप लोगों को पता है विद एक्सप्लेनेशन वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ प्रोटीन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाई. मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन, अब इसमें से आप टेक्निक्स के नाम है, आपको टेक्निक्स के प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि इसमें आपका प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास किस टेक्निक से नहीं निकाल सकते. एसडीएस पेज से आप निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें आप मार्कर चलाते हैं, प्रोटीन मार्कर चलाते हैं. क्रोमेटोफेसिंग फोकसिंग से भी निकाल सकते हैं. जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में भी आप मार्कर चलाते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं. ये बेसिकली पेज की बात कर रहे हैं. अब इसमें सिर्फ एक ही टेक्निक बची है, माल्डी टॉप. माल्डी टॉप आपकी मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन की टेक्निक नहीं है, तो यानी कि इसी से यही टेक्निक आप या यही ऑप्शन आपका है जिसको आप टिक करेंगे, यानी कि इस वाले टेक्निक से आप प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन नहीं कर सकते. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. लैक ऑफ रिएक्टिविटी टू सेल्फ HLA इज नोन एज. HLA अब आप सब लोगों को पता होगा कि इट इज़ ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, या इसको हम बोलते हैं MHC. ये तो सब लोगों को पता है, जो इम्यूनोलॉजी पढ़ी होगी उन लोग सब लोगों को पता है कि. अब इसमें पूछ रहा है कि ये जो लैक ऑफ रिएक्टिविटी टू सेल्फ HLA, यानी कि जो HLA अपने आप को ही, यानी कि जो अपनी बॉडी को ही रिएक्ट नहीं करते, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जिन MHC मॉलिक्यूल्स में बॉडी पे ही रिएक्ट करने, अपने बॉडी पे रिएक्ट करने का कैपेसिटी नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं टॉलरेंस. इसमें आपके दो तरह के सिलेक्शन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव सिलेक्शन, एक होता है नेगेटिव सिलेक्शन. जब आपका MHC डेवलपमेंट हो रहा होता है या आपके जो इम्यून सेल्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो इसमें पॉजिटिव सिलेक्शन क्या है? जब आपके सेल्स जो हैं, यानी कि ये मान लीजिए आपका ये एक सेल है, ये अगर आपका जो सेल्फ पेप्टाइड्स हैं, यानी कि आपका जो बॉडी के पेप्टाइड में है, आपकी बॉडी में भी पेप्टाइड्स प्रेजेंट हैं, यानी कि जो आपकी बॉडी के पेप्टाइड से बाइंड नहीं करते, उनको पॉजिटिव सिलेक्शन क्या करते हैं? वो निकल जाते हैं. यानी कि यहाँ पर बाइंड होना ज़रूरी है MHC का बॉडी के पेप्टाइड से. तो यहाँ पर जो चीज़ बाइंड नहीं करती, नॉट बाइंडिंग, उनकी हो जाती है आपकी डेथ. अब ये तो हो गया आपका पॉजिटिव सिलेक्शन. और उसके बाद ये जो सेल्स बचे हैं यहाँ पे जो बॉडी प्रोटीन से बाइंड करते थे, उनका आपका होता है नेगेटिव सिलेक्शन. नेगेटिव सिलेक्शन में क्या होता है कि जो सेल्स जो MHC रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अगर टू मच एफिनिटी, इफ़ दे हैव टू मच एफिनिटी टूवर्ड्स द बॉडी प्रोटीन, तो उनकी भी आपकी डेथ हो जाएगी. तो आपके पास बचेंगे कौन से? वो वाले आपके सेल जो MHC प्रेजेंट करते हैं एंड दे हैव मॉडरेट एक्टिविटी. तो इसी प्रोसेस को आप टॉलरेंस कहते हैं कि आपकी सेल्फ बॉडी के प्रोटीन को वो कितना टॉलरेट करते हैं आपके MHC मॉलिक्यूल्स. उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 एलील्स इन अ पॉपुलेशन इज 0.19 एंड 0.18. यानी कि B की फ्रीक्वेंसी है आपकी 0.19, स्मॉल b की फ्रीक्वेंसी है आपकी 0.81 है. द पॉपुलेशन इज इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम. व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन. अब हार्डी-वेनबर्ग की जो इक्वेशन है वो आपको याद होनी चाहिए इस केस के बारे में कि हार्डी-वेनबर्ग की इक्वेशन क्या है. मेरे ख्याल से इक्वेशन है आपकी, ये आपकी हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन है. इसमें आपका P का मतलब क्या है? ये आपका डोमिनेंट है, डोमिनेंट होमोजाइगस. ये आपका रिसेसिव होमोजाइगस, यानी कि आप इसको मान लीजिए A मान सकते हैं, इसको आप स्मॉल a मान सकते हैं. ये आपका रिसेसिव होमोजाइगस और ये आपका हेट्रोजाइगस. इसको आप स्मॉल a कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो अब इसमें आप वैल्यू पुट कर लीजिए. आपकी 0.19 स्क्वायर प्लस 0.81 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.19 इंटू 0.81, ये इक्वल होना चाहिए 1 के. तब आप कह सकते हैं कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो
हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन को फॉलो करती है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना है हार्डी-वेनबर्ग के इक्वेशन से हमें निकालना है हेटेरोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस वाला पार्ट है आपका 2pq वाला। तो अब इसमें p और q की वैल्यू रख देंगे हम और उसके बाद 2pq की वैल्यू निकाल लेंगे 1 में से माइनस करके। तो ये आपके आगे p स्क्वायर की वैल्यू ये आई है, q स्क्वायर की वैल्यू ये है, 2pq की वैल्यू में निकालनी है। तो 2pq आपका आ गया इसमें से 1 माइनस इन दोनों का सम, ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.3078। तो इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली कमिंग टू 30%। तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 31%। उसके बाद आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन्स इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसमें आपका जो फिलामेंट प्रोटीन है वो आपका लेमिन है, जो आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको लेमिन का ऑप्शन भी दिया हुआ है और लेमिनिन का ऑप्शन भी दिया हुआ है। मुझे याद था कि लेमिन कुछ है, बट मैं जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा था तो मैंने लेमिनिन को सेलेक्ट किया था। और देखिए दोनों मिलते जुलते हैं, लेमिन और लेमिनिन। मैंने लेमिनिन पे गलती से सेलेक्ट कर दिया था, बट इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका लेमिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 18th क्वेश्चन। ऑल द डीएनए स्ट्रैंड्स ऑफ अ सेल कंटेनिंग 4 क्रोमोसोम्स आर लेबल्ड। आफ्टर 1 डिवीजन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स विल हैव लेबल्ड डीएनए। ये भी आपका जो है क्वेश्चन है आपका सेल डिवीजन से। तो इसमें भी मुझे शॉर्ट आंसर इसका भी मेरे को पता नहीं था, या पता नहीं है, मैंने थोड़ा देखा भी बट मेरे को मिला नहीं। हो सकता है मेरे थोड़े से कॉन्सेप्ट वीक हो ये आपके माइटोसिस और सेल डिवीजन वाले पार्ट के। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप मेरे को ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और एक्सप्लेन जरूर करें कि आपने ऐसा आंसर क्यों दिया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जब हम बात करते हैं, हम आपको इसमें इसका मतलब है कि आपको जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है उसमें आपको कोई एड कर रहा है, यानी कि आपको एक्सटर्नल हेल्प मिल रही है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस में। डिफ्यूजन का प्रोसेस नॉर्मली आपका क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होता है या डेंसिटी ग्रेडियंट डिपेंडेंट होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में अपने आप चली जाती है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है कि उसमें आपको एक्सटर्नल हेल्प भी मिल रही है। तो अब इसका इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है इसमें से। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। इट्स रेट इज़ हायर देन सिंपल डिफ्यूजन, ये आपको सही लग रहा है, मुझे सही लग रहा है वाला ऑप्शन, क्योंकि जब आपने उसको पहले से कोई क्वेश्चन दिया है या आपको पुश दे रहे हैं उसको, तो नॉर्मल डिफ्यूजन से आपका उसका रेट ज़्यादा ही होना चाहिए। उसके बाद पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ द सॉल्यूट इज़ इररिलेवेंट फॉर इट, इसके बारे में अभी देखते हैं। इट कैन बी सैचुरेटेड एट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, इसका मतलब है कि अगर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गई है तो ये इट कैन बी सैचुरेटेड, यानी कि वो डिफ्यूजन रुक जाएगा। और इट वर्क्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये तो मेरे ख्याल से इट वर्क्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें आपका ऑप्शन बी ऑप्शन ही आपका इनकरेक्ट लग रहा है मुझे, ये वाला सही है आपका लास्ट ऑप्शन। इट वर्क्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसलिए इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। ये तो सही है आपका ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन भी आपका सही है। तो डाउट आपका सेकंड और थर्ड ऑप्शन में है, द पार्टीशन कोएफिशिएंट और इट कैन बी सैचुरेटेड एट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। तो इसमें अगर आपको देखेंगे तो थोड़ा सा अगर आपको कॉन्सेप्ट्स का याद हो तो इसमें बात आती है, जब हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की हम बात करते हैं तो वो बात करते हैं कि आपका इसमें मैक्सिमम रेट कब अचीव होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। इट अप्रोचेज अ मैक्सिमम रेट एज द करियर प्रोटीन्स बिकम सैचुरेटेड विद सॉल्यूट, यानी कि सैचुरेशन हो जाता है उसमें भी सैचुरेशन हो जाता है। इसमें क्या करें, मैक्सिमम जो आपका रेट है, यानी कि जो आपका रेट ऑफ ट्रांसफ़र है वो कब अचीव होता है इसमें, जब आपका करियर प्रोटीन सैचुरेट हो जाते हैं सॉल्यूट से, यानी कि सैचुरेशन का प्रोसेस इसमें होता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है। तो आपके पास बी ऑप्शन बचा था, पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ सॉल्यूट इज इररिलेवेंट फॉर इट, यानी कि यही वाला ऑप्शन आपको मार्क करना है इस क्वेश्चन के लिए, 19th क्वेश्चन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स इन डीएनए मॉलिक्यूल आर हाईली यूजफुल इन। अब ये VNTR जो आपके होते हैं, ये आप सब जिन्होंने भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक पढ़ी है, कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस ही वही है कि आपके कुछ इंडिविजुअल्स में वेरिएबल रीजन्स होते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, जिनके बेसिस पे आप ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टेस्ट करते हैं। तो ये टेक्निक आपको ये जो कॉन्सेप्ट है या जो ये नाम है, ये सिर्फ आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। तो इसी में आपको ऑप्शन देख लीजिए, फिंगरप्रिंटिंग का पहला ही ऑप्शन है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। अब इसमें देख लीजिए, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी इज द डिजीज़ कॉज्ड बाई। अभी एक बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी एक डिजीज़ है। अब आपको सेलेक्ट करना है कि इनमें से किस में से होती है, ये करते हैं आपके प्रायॉन्स।
उसके बाद आगे चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यूज यूजिंग फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक. अब इसमें से फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक पहले आप देख लेते हैं क्या होती है. फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक बेसिकली होती है कि पहले आप स्पेसिमेन को फ्रीज करेंगे, जब वो फ्रीज हो जाएगा तो आप उसको तोड़ देंगे यानी कि फ्रैक्चर कर देंगे. अब इस फ्रैक्चर से क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी दिखाई देने लगती हैं जब आप ये टेक्निक आजमाते हैं या जब ये टेक्निक यूज़ करते हैं. है ये आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का पार्ट ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आप पहले उस सैंपल को फ्रीज़ करते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, तो आपके कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं सेल के वो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं. तो अब आपको ये सेलेक्ट करना है कि कौन से टेक्निक में से यूज़ होता है. ये दोनों ऑप्शन तो चलेगी आपके, पहले एटॉमिक में नहीं है, फेज कंट्रास्ट में नहीं है. अब आपको ऑप्शन बचते हैं 2 इलेक्ट्रॉनस्कोपी के. तो देखना है आपको स्कैनिंग का है या ट्रांसमिशन का है. और इसमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आपकी यूज़ होती है फ्रेट के लिए. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एश्योर्स प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी इन एन एग. अब इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं. मैं वो शॉर्ट नोट्स आपको पीपीटी या पीडीएफ के फॉर्म में लिंक में भी डाल दूंगा. मैं चलो नोट्स पर चलते हैं कि आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा आपकी पॉलीस्पर्मी होती क्या है, एग आपका स्पर्म से कैसे मेटिंग करता है, कौन सी लेयर डिफ्यूज होती है, वो थोड़ा देख लेते हैं. उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. तो देखिए पॉलीस्पर्मी पहले समझ लेते हैं. पॉलीस्पर्मी होती है व्हेन मोर देन वन स्पर्म फ्यूजेस विद एन एग इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय मॉडेस्ट स्पर्म नंबर. यानी कि पॉलीस्पर्मी क्या है कि जब आप एक एग पे मोर देन वन स्पर्म आपका अटैक कर रहा है तो वो आपकी पॉलीस्पर्मी है. एक्रोसोम आपका क्या है, एक्रोसोम आपका स्पर्म का जो हेड होता है वो है, यानी कि जो स्पर्म का जो टॉप मोस्ट पोर्शन है वो आप उसको बोलते हैं हम एक्रोसोम. अब देखिए होता क्या है इसमें, ये आपका एग है, ये आपका स्पर्म है. इसको मैं एडिट मोड में खोल लेता हूँ. अब आप देखिए इसमें ये आपका एग है, ये आपका स्पर्म है, और ये आपका स्पर्म का जो टॉप मोस्ट पार्ट है वो है एक्रोसोम. तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, बाइंडिंग रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम्स ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ एक्रोसोमल मेम्ब्रेन. तो जैसे ही आपका एक्रोसोम एग के साथ बाइंड करता है एक्रोसोमल एंजाइम्स रिलीज होते हैं. क्यों रिलीज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्रोसोम की जो मेम्ब्रेन थी वो डिसॉल्व हो जाती है बाइंडिंग के साथ ही. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, सोडियम चैनल्स ओपन्स एंड एंटर्स इन द एग. अब यहाँ पे जैसे ये बाइंडिंग होगी, अब इसमें इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें आपके जो सोडियम चैनल्स होते हैं, जो यहाँ पे जो सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे. इससे होगा क्या, दिस कॉजेज फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी. यानी कि पॉलीस्पर्मी नहीं हो पाएगी. जैसे आपके सोडियम चैनल्स हो जाएंगे, ओपन हो जाते हैं, तो आपका मेम्ब्रेन का पोटेंशियल बदल जाता है, जिसकी वजह से आपका कोई और स्पर्म इसमें ऐड नहीं हो पाएगा या कोई और स्पर्म जो है इस पर आके अटैच नहीं हो जाएगा. यानी कि आपका फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी हो जाएगी. पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए 2 प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है, एक फास्ट प्रोसेस है. तो उसको फास्ट वाले को हम बोलते हैं फास्ट ब्लॉक और स्लो वाले को हम बोलते हैं स्लो ब्लॉक. स्लो ब्लॉक वाला भी हम समझेंगे कहाँ पे आता है. लेकिन अभी फिलहाल के लिए जैसे ही आपका एक्रोसोमल मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गई, एक्रोसोम डिसॉल्व होने के बाद आपका जो सोडियम चैनल्स ओपन हो गए, जिससे डीपोलराइजेशन हो गया, और इसी की वजह से आपका जो बाकी के जो स्पर्म है वो आपके अटैच नहीं कर पाते, पॉलीस्पर्मी नहीं हो पाती. और उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या होता है, जैसे ही आपकी सोडियम चैनल्स ओपन हो गए, डीपोलराइजेशन हो गई, ड्यू टू डीपोलराइजेशन आपके कैल्शियम चैनल्स भी आपके ओपन हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के. जो इस एग के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं. अब जो ओपन हो गए उसके बाद क्या हुआ, उसकी वजह से आपका जो पूरा एग है उसका आपका पीएच चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वाटर जो बाहर था वो सेल के अंदर हो जाता है. और उसकी वजह से क्या होता है कि एक्रोसोम इज नाउ इन कॉन्टैक्ट विद एक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड हैव एक्सेस टू द साइटोप्लाज्म. यानी कि आपका जो आपका स्पर्म का जो आपका एक्रोसोम था, वो एक्रोसोम पहले जो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैच था, इन सारे प्रोसेस के बाद वो आपका अंदर हो गया और वो आपका साइटोप्लाज्म पे टच करा. यानी कि अब उसको एक्रोसोम को आपकी साइटोप्लाज्म की एक्सेस हो गई है. और उसके बाद क्या हुआ, द कैल्शियम आयन रिजल्ट्स इन द फ्यूजन ऑफ कॉर्टिकल वेसिकल विद एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन releasing their content outside in perivitelline space, due to which any additional sperm is released and no more bind. ये आपका स्लो वाला प्रोसेस है. हो क्या रहा है इसमें, द कैल्शियम रिजल्ट्स इन द फ्यूजन ऑफ कॉर्टिकल वेसिकल विद एग. यानी कि जो आपका स्पर्म का जो कॉर्टिकल वेसल है वो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड कर जाता है, विच रिलीजेज देयर कॉन्टेंट आउटसाइड इन द प्री विटेलाइन स्पेस. उसके बाद क्या होता है कि आपका जो कोई और स्पर्म अगर ऐड हुआ, अभी अटैच हुआ है, तो वो निकल जाता है और कोई दूसरा आपका स्पर्म बाइंड नहीं कर पाता. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्लो ब्लॉक.